हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आप एनवायरनमेंट ईवीएस की क्लास देख रहे हैं जो कि आगामी यूपी टेट या सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंट फैक्टों को भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके यूपी टेट या सुपर टेट में जो पर्यावरण का जो पोर्शन 30 नंबर का आता है उसमें आपके कुछ टॉपिक जियोग्राफी के होते हैं, कुछ टॉपिक हिस्ट्री के होते हैं, ज़्यादातर आपके एनवायरनमेंट के पार्ट से आता है, कुछ आपके पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं और कुछ आपके क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होते हैं। नाम जरूर ये दिया रहता है कि आपका एनवायरनमेंट है या ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उन 30 क्वेश्चनों में आप ये मान लीजिए लगभग 5 से 6 क्वेश्चनों का एवरेज समथिंग रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को लिया है जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कह रहा निम्न देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। ऑप्शन है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन सी 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत की जो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाती है। कितनी कहलाती है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी माना जाता है। और ये जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है ये इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, भारतीय मानक समय IST किसके समीप से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय मानक समय या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये आपके इलाहाबाद के समीप नैनी है, वहाँ से आपका ये लिया गया है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को आप देशांतर रेखा से मापते हैं और ये जो देशांतर रेखा होती है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा होती है जो कि इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 30 है, भारत की किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है चीन, ऑप्शन बी कह रहा है नेपाल, ऑप्शन सी कह रहा है बांग्लादेश, ऑप्शन डी कह रहा है पाकिस्तान। कह रहा है किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। यदि भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत की पाकिस्तान के साथ बनती है। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात करें हम प्रश्न क्रमांक 4 की, तो कह रहा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी गुजरात विंध्य, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो कह रहा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। चौथे का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम आपको ये भी बता दें, भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है ये आपकी गुजरात, राजस्थान और दिल्ली से होते हुए ये आपके हरियाणा तक जाती है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की, तो प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, भारतीय प्रायद्वीप या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी केरल में, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारतीय प्रायद्वीप की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये है आपकी अनाईमुड़ी जो कि कहाँ पे है? केरल में है। ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है।
प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 6 है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कंचनजंगा, ऑप्शन बी कह रहा है मकालू, ऑप्शन सी कह रहा है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि कहाँ पे अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में अवस्थित नहीं है माउंट एवरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। या बात करें हम तो ये कहाँ पे अवस्थित है, नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करें तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इस आधार पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। K2 बात करें या गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, जो काराकोरम श्रेणी है ना, ये काराकोरम श्रेणी पर ही क्या है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, ये ध्यान देना। कहाँ पे स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो देखिए जो समुद्री तट सबसे अधिक लंबे की बात करें तो ये आपके गुजरात राज्य का समुद्री तट क्या है, सबसे अधिक लंबा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो कह रहा भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो देखिए सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक राज्य को जाना जाता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिलिकॉन स्टेट की बात करें तो कर्नाटक राज्य को जाना जाता है, और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाए तो आप किसे आप क्या बोलते हैं, देखिए कर्नाटक में ही एक वो है राज्य है, कर्नाटक में ही एक स्थान है, वहाँ उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। देखो दिमाग में बात नहीं आ रही है, बात बाद में आपको बता दूंगा। चलिए बात करें प्रश्न क्रमांक 10 की। तो प्रश्न क्रमांक 10 का कह रहा है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी। तो देखिए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और वहाँ पे क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 10 का आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट फैक्टों को लिखा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। प्रायद्वीपी कह रहा है प्रायद्वीपी भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं माही नदी पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो देखिए प्रायद्वीपी भारत की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी पश्चिम की ओर बहती हैं और ये ज्वार नदमुख एस्चुरी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जहाँ भी ये गिरती हैं तो वहाँ पे ये क्या बनाती हैं, एस्चुरी या ज्वार नद का निर्माण करती हैं। चलिए अगला पॉइंट हमने लिखा है नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। तो देखिए नर्मदा जो नदी है वो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, अर्थात अभ्रंश घाटी में यह नदी बहती है। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। फिर हमने अगला पॉइंट हमने लिखा है यूपी और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी
घाटी परियोजना, राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए राजघाट नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, ललितपुर के पास में है। और ये यूपी और एमपी दोनों राज्यों की क्या है? संयुक्त परियोजना है। तो ध्यान रखिए कि राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें, कह रहा चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लेगुल झील है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक, किस नदी के मुहाने पे? तो महानदी के मुहाने पर क्या है? खारे पानी की लेगुन झील है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, ओडिशा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि ओडिशा तट को निम्न में से कौन सा तट का तट रेखा कहा जाता है? तो ओडिशा तट को निम्न में से उत्तरी सरकार तट रेखा भी कहा जाता है। चलिए, इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो देखिए भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है और ये नर्मदा नदी पर अपना धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास में बनाता है। तो ध्यान देखिए भेड़ा घाट कहाँ पे अवस्थित है? जबलपुर में अवस्थित है। और नर्मदा नदी भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात बनाती है, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा भारत के केरल राज्य में कौन से मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो देखिए भारत के केरल राज्य में सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून का क्या होता है? आगमन होता है। या आप ये कह दें कि सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है। किस मानसून के तहत होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत सबसे पहले केरल राज्य में क्या होती है? वर्षा होती है। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में स्थित है। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। चलिए, अगला पॉइंट, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो कि चेतावनी देता है, ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। अगला पॉइंट है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या होता है? बेहद ही उपयुक्त होती है। तो प्रश्न इस तरह से पूछता है, रेगुर मिट्टी को निम्न में से किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी या कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बेहद ही उपजाऊ या उपयुक्त होती है। इम्पॉर्टेंट। अगला, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, बेहद ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्टली, कई बार पूछा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये आपका झांसी में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ है? झांसी में। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला हमने पॉइंट लिखा है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो जलवाष्प पर होती है, जिसमें H2O की मात्रा, जल की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। तो ध्यान रखिएगा कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? जलवाष्प होती है, जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि हमारी ये क्लास आपको पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।